जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अंकित आर्ट क्लास में स्वागत है। तो आप सभी यह वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 क्लास 12 जियोग्राफी टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर करवाने जा रहे हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट समय रहेंगे और फुल मार्क्स पूर्णांक 70 मार्क्स के रहेंगे, जिनमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देना है। यह एक एक मार्क्स के 7 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? तो कर्तन एवं दहन कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें जंगल को काटकर जलाकर भूमि को साफ किया जाता है। जली हुई राख में मिट्टी कुछ समय के लिए उपजाऊ होती है और उस पर फसल उगाई जाती है, बाद में भूमि छोड़ दी जाती है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से आदिम जनजाति कृषि की जाती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर काट के यही प्रक्रिया को दोहराया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। प्रवास से आशय है कि किसी व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास परिवर्तन करना या रोजगार, शिक्षा, विवाह, सुरक्षा या बेहतर जीवन की खोज में किया जाता है। अब जिसमें हमें पढ़ाया गया है भूगोल में, प्रवास हम उसे कहते हैं जो किसान जो चारागाह है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाह के तलाश में जाते हैं, उसी को हम प्रवास कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तो तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्रियाकलाप वे आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तो हमें परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि में शामिल हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आप क्या समझते हैं? परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो परिवहन से आशय है कि लोगों को वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। यह सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों के माध्यम से भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि परिवहन उसे कहते हैं जो वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 30 क्या कह रहा है। पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन से आप क्या समझते हैं? तो पर्यटन से आशय है कि किसी व्यक्ति या समूह का मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति या विश्राम के उद्देश्य से किसी स्थान की यात्रा करना, वहां ठहरना। यह आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आवास, परिवहन, भोजन, स्मृति चिन्ह और स्थानीय सेवाओं का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पापा घनत्व की परिभाषा बताइए। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए। पनिया नाम ले पनिया नाम ले हो। घनत्व उसे कहा जाता है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, जिसमें क्षेत्रफल बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर कुल क्षेत्रफल बटे कुल भूमि होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। इसके माध्यम से लोग सूचना साझा कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण बस्तियां से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण बस्तियां से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण बस्ती से आशय है उस क्षेत्र से जहां लोग गांव में रहते हैं और जीवन का मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन या प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, सड़क परिवहन की एक लाभ बताएं। सड़क परिवहन की एक लाभ बताएं। सड़क परिवहन है किसकी कैसी परिवहन
वैसी परिवहन है जिसमें वस्तुओं की कोई भी हो गई एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है। यह सड़क परिवहन के महत्वपूर्ण लाभ है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है और अधिकतम 150 शब्दों में उत्तर देना है। जो 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। परिवहन के 3 लाभ लिखिए। सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। लचीलापन और पहुंच। सड़क मार्ग से छोटे और दूर दराज गांव तक भी आसानी से पहुंच संभव है। यह घर घर तक माल और यात्री पहुंचने के सक्षम है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, कम लागत और तेज वितरण। छोटी दूरी पर माल और यात्री आसानी से और जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। पैदल या वाहनों के माध्यम से समय व खर्च दोनों की बचत होती है। पॉइंट नंबर 3, व्यापक संपर्क और नेटवर्क। सड़क मार्ग शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़कर व्यापार, कृषि और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ावा देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 36 क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव समझाइए। वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव समझाइए। तो देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण कम करने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं। परिवहन प्रणाली में शुद्ध और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग। निजी वाहनों के बजाय बस, मेट्रो, साइकिल या वॉक जैसी स्वच्छ परिवहन व्यवस्था अपनाएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइब्रिड वाहन का उपयोग बढ़ाना ताकि धुआं और कार्बन उत्सर्जन कम हो। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी का उपयोग। फैक्ट्रियों में धुआं और हानिकारक गैसों के छानने के लिए फिल्टर और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना है। उसके बाद देखिए, कोयला और पेट्रोलियम आधारित ईंधन की बजाय स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग दोस्तों, कोयला का उपयोग हरित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। उसके बाद शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। पार्क और हरे भरे क्षेत्र बनाना है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और हवा को शुद्ध बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। नंबर 37, भारत में चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं की वर्णन कीजिए। कि भारत में चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, भारत में चावल उत्पादन के भौगोलिक कारण मुख्यतः प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले जलवायु और वर्षा चावल के लिए महत्वपूर्ण है। चावल उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक है। इसलिए पूर्वी और उत्तरी भारत में राज्यों जैसी पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में उत्पादन अधिक होती है। दूसरी बात सिंचाई और जल स्रोत है। नहरें, नदी और वर्षा आधारित सिंचाई वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चावल की 2 फसलें भी ली जा सकती है। तीसरा कारण मिट्टी और भूमि का प्रकार। जल निरोधी और उपजाऊ मिट्टी जैसे गाद या लोम मिट्टी चावल के लिए अनुकूल होते हैं और समतल मैदान में खेती सुविधाजनक बनाते हैं। चौथा, कृषि तकनीकी और बीज का चयन भी उत्पादन को प्रभावित करता है। आधुनिक किस्मों और उन्नत कृषि तकनीकों से उत्पादन बढ़ता है। और अंत में सांस्कृतिक और आर्थिक कारण जैसी चावल मुख्य आहार होना। उसके बाद बाजार की सुविधा और सरकारी समर्थन मूल्य कुछ राज्यों में उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर भारत में चावल उत्पादन का वितरण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों पर आधारित है। वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां बताइए। तो वर्षा जल संरक्षण की 3 विधियां बताइए।
तो देखिए दोस्तों, वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रमुख 3 विधियां निम्नलिखित हैं। तालाब और झरना का निर्माण। वर्षा का पानी सीधे जमीन में न जा पाए, इसके लिए तालाब, झरना और तालाब जैसी संरचना बनाना है। यह पानी के संचित कर सिंचाई और घरेलू उपयोगों के लिए सुरक्षित रहता है। दूसरा, वृक्षारोपण और वन संरक्षण। पेड़ और वन वर्षा जल को जमीन में सोखने में मदद करते हैं, इसलिए मिट्टी का कटाव कम होता है और भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, गड्ढा और नालियां बनाना। खेतों और खुले क्षेत्रों में छोटे छोटे गड्ढे या नालियां बनाकर वर्षा जल संचयित किया जा सकता है। यह विधि भूजल पुनः भरण में सहायक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। में कृषि की समस्याओं की वर्णन करें। भारत में कृषि की समस्याओं को वर्णन करें। तो भारत में कृषि की प्राकृतिक और मानव जनित समस्याओं का समान कराती है। मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। असमान वर्षा और जल संकट। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था किसानों के फसलों को प्रभावित करती है। अल्प और संगठित भूमि। भारत में अधिकांश किसान छोटे और असंगठित खेतों में खेती करते हैं। इससे आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाना कठिन होता है और उत्पादन कम रहता है। उसके बाद देखिए कृषि उपकरण और तकनीकी में कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनरी और उन्नत बीजों की कमी के कारण खेती परंपरागत तरीके से होती है। इससे समय और श्रम की अधिक खपत होती है और उत्पादन सीमित रहता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, मिट्टी और उर्वरता में कमी। अधिक रासायनिक उर्वर और निरंतर खेती के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियां का वर्णन करें। भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियां का वर्णन करें। तो भारत में हरित क्रांति का 3 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से भारत में धान और गेहूं का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। इससे देश में उन्नत की कमी दूर हुई और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ी। पॉइंट नंबर 2, कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास। मशीनरी, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा। इससे खेती में श्रम की कमी और उत्पादन में सुधार हुआ। पॉइंट नंबर 3, कृषियों की आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। अधिक उपज के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और कृषि रोजगार के अवसर बढ़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट है। वृद्धि ग्रोथ केवल मात्रा में बढ़ोतरी को दर्शाती है, जैसी किसी देश के उत्पादन, आय और संसाधनों की मात्रा बढ़ना। मुख्यतः आर्थिक और अल्पसंख्यक होती है और केवल आंकड़ों में मापी जाती है। इसके विपरीत विकास, डेवलपमेंट, केवल उत्पादन बढ़ने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता और आर्थिक सुधार जैसे गुणवत्ता पहलुओं में सुधार भी शामिल करता है। वृद्धि अस्थायी हो सकती है और कभी कभी पर्यावरण पर दबाव डाला जा सकती है, जबकि विकास सतत और संतुलित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में केवल कृषि या उद्योग उत्पादन बढ़ता है तो यह वृद्धि है, लेकिन यदि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लोगों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य भी सुधरती है तो यह विकास कहलाता है। अतः विकास से वृद्धि में मुख्य मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास का अर्थ किसी देश या समाज के लोगों के जीवन में गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार। यह केवल आय या आर्थिक वृद्धि का सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, आज़ादी और जीवन की सुविधा जैसे पहलुओं को भी शामिल करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केवल
के अनुसार मानव विकास का उद्देश्य लोगों के अधिक विकल्प और अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को स्वास्थ्य सुरक्षित और सृजनात्मक रूप से जी सके। सरल शब्दों में मानव विकास का मतलब है लोगों की भौतिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति सुधार जिससे उनकी पूरी क्षमता विकास हो सके। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। जो 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के टोटल। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, जनसंख्या वितरण के विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। तो देखिए दोस्तों विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण ज्योग्राफिकल कारण मुख्यतः प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारणों पर आधारित होते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को समझा जा सकता है। पहला, जलवायु। नरम और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहती है। उदाहरण के लिए मध्यम जलवायु वाले में गंगा, यूगुलिस और यूरोपीय मैदान में घनी आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका या अधिक गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जल स्रोत। नदियाँ, झीलें या जलाशय आबादी के लिए जीवनदायिनी हैं। लोग मुख्यतः नदियों के किनारे जल स्रोत के पास बसते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, नील और हांग जैसी नदियाँ के किनारे जनसंख्या अधिक है। कृषि योग्य भूमि। उपजाऊ मिट्टी और कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों जैसे गंगा का मैदान, मिस्र नील बेसिन, चीन का हांग क्षेत्र में घनी आबादी वाले हैं। कठिन और पतली मिट्टी वाले क्षेत्र में कम आबादी वाले माने जाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, भौगोलिक स्थलाकृति। मैदान और घाटी क्षेत्र में अधिक आबादी वाले हैं क्योंकि खेती, आवागमन और वर्षा जीवन आसान है। पहाड़ी, रेगिस्तान और उन्नत पठारी क्षेत्रों में कम आबादी वाले होते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन। जल, खनिज और वन संसाधन वाले क्षेत्र अधिक आबादी को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और लौह क्षेत्र में जैसे चीन और भारत के कुछ हिस्से अधिक आबादी वाले हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, तूफानों वाले क्षेत्रों में कम आबादी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। भारत में चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला, जलवायु। चाय एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। इसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सबसे उपयुक्त है। अत्यधिक ठंड पाला तथा बहुत अधिक गर्मी चाय की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। वार्षिक वर्षा आवश्यक है जो वर्ष भर में समान रूप से वितरित होती है। उसके बाद दूसरा, मिट्टी। चाय के लिए गहरी, उपजाऊ, अम्लीय, pH 4.5 से 5.5 तक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। ढालू क्षेत्रों की मिट्टी अधिक लाभकारी होती है और क्योंकि वहाँ जलभराव नहीं होता। रीति। चाय की खेती प्रायः ढालधार पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। इससे जल का उचित निकास होती है और पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। समतल भूमि में जलभराव से चाय नुकसान होता है। उसके बाद ऊंचाई देखिए दोस्तों, समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चाय उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। ऊंचाई पर तापमान नियंत्रित रहता है जिससे चाय की गुणवत्ता बेहतर होती है। पांचवा, आर्द्रता। अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता चाय के कोमल पत्तियों को विकास में सहायक होती है। शुष्क हवा चाय की फसली के लिए हानिकारक होती है। उपलब्धता। चाय की खेती एवं तुड़ाई पर सर्वप्रधान कार्य है, इसलिए सस्ते एवं कुशल श्रम की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भौगोलिक आर्थिक कारक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, पशुचारण। चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन चरण में क्या है। तो चलवासी पशुचारण में और वाणिज्य पशुधन पालन में
पशुपालन की दो विभिन्न प्रणालियां हैं। इनके उद्देश्य, विधि और स्वरूप में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। चलवासी पशुचारण में वह प्रणाली है जिसमें पशुपालक अपने पशुओं जैसे भेड़, बकरी, ऊँट या की आदि के साथ स्थान परिवर्तन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ये लोग घास, जल और अनुकूल जलवायु की खोज में मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह प्रणाली मुख्यतः शुष्क, आर्द्र, शुष्क, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इससे अधिक आधुनिक तकनीकी का बहुत कम उपयोग होता है और उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः जीविका प्रजनन होता है। पशुओं से दूध, ऊन, मांस आदि प्राप्त कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जोखिम अधिक होती है क्योंकि यह पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। वाणिज्य पशुधन पालन एक आधुनिक और संगठित प्रणाली है। इसमें पशुओं की अस्थायी फार्मों पर वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। उच्च नस्लों का चयन, संतुलित आहार, टीकापन, पशु चिकित्सा और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार के लिए अधिकतम उत्पादन और लाभ कमाना होता है। यह प्रणाली प्रायः विकसित और क्षेत्रों में के शहरों के आसपास और अच्छे परिवहन साधनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे दूध उद्योग, मांस प्रसंस्करण और डेयरी फार्म का प्रमुख है। अधिवासों के किन्हीं 5 प्रतिरूपों का विवेचना करें। ग्रामीण अधिवासों के किन्हीं 5 प्रतिरूपों का विवेचना करें। ग्रामीण आवासों का तात्पर्य गांवों के पाए जाने वाले घरों की और बस्तियों का स्वरूप से है। इसका स्वरूप भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु, भूमि उपयोगी और सामाजिक आर्थिक दशाओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण आवासों का प्रमुख प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। सघन ग्रामीण आवास। इस प्रतिरूप में घर एक दूसरे के बहुत पास बने होते हैं। यह रूप सामान्यतः उपजाऊ मैदानों, नदी घाटियों तथा सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भूमि का बचत, सामाजिक सुरक्षा और पारस्परिक सहयोग इसके प्रमुख कारण है। उत्तर भारत, गंगा यमुना का मैदान में यह प्रतिरूप अधिक मिलता है। ग्रामीण आवास, इसमें घर एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। यह प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय प्रदेशों या कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। खेती योग्य भूमि के पास रहने वाले आवश्यकता और प्राकृतिक बाधाएं इसके मुख्य कारण है। उसके बाद तीसरा, रेखीय ग्रामीण आवास। इस प्रतिरूप में घर सड़क, नदी की नहर या रेलवे लाइन के दोनों ओर एक सीधी रेखा में बने होते हैं। यातायात, जल की उपलब्धता और व्यापारिक सुविधा इसके विकास में सहायक होती है। यह प्रतिरूप पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आवास, इसमें घर किसी तालाब, कुएं, मंदिर या सामुदायिक स्थल के चारों ओर वृत्ताकार रूप में बसे होते हैं। यह प्रतिरूप जल स्रोत या धार्मिक सामाजिक केंद्र की महानता को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 5, आयताकार नियोजित ग्रामीण आवास। इस प्रतिरूप में गांव की गलियां और घर एक सुव्यवस्थित ढंग से आयताकार रूप से बने होते हैं। यह स्वरूप नए बसाए गांव को तथा या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकसित बस्तियों में पाया जाता है। व्यापार में सवेज नहर के योगदान के मूल्यांकन कीजिए। विश्व व्यापार में सवेज नहर की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए दोस्तों, सवेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका उद्घाटन 1869 ईस्वी में हुआ। इस नहर में यूरोपीय, एशिया, अफ्रीका के बीच समुद्र मार्ग को अत्यंत छोटा और सुलभ बना दिया, जिससे विश्व व्यापार को अभूतपूर्व गति मिली। सबसे बड़ा योगदान यह है कि सवेज नहर ने यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को भारी कमी की। नहर के निर्माण सबसे पहले जहाज़ों की अफ्रीका के केप ऑफ गुड में होकर लंबा और महंगा मार्ग अपनाना पड़ता था। सवेज नहर से दूरी लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर कम हो गई, जिससे समय और ईंधन दोनों बचत हुई। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लागत में कमी। कम दूरी और समय के कारण परिवहन व्यय घटा, जिससे वस्तुएं सस्ती हुई और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। विशेष रूप से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अनाज और औद्योगिक कच्चे माल व्यापारी को तेजी से बढ़ा।
नहर ने एशिया विशेषकर भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया को यूरोपीय बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण उपनिवेश काल में भी वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में भी इन क्षेत्रों में निर्यात आयात अधिक बढ़ा। चौथा, यह नहर तेल परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में से यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जाने वाले तेल एवं अंजेली का बड़ा भाग सवेज नहर तथा उससे जुड़ी सुमेध पाइपलाइन के माध्यम से गुजरता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति स्थिति बनी रहती है। पांचवा, सवेज नहर ने वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों में सुरक्षित और व्यवस्थित किया है, जिससे मिस्र को राजस्व, रोजगार और रणनीति महत्व प्राप्त हुआ है तथा विश्व व्यापार को एक विश्वसनीय समुद्री मार्ग मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। देखने आवत ही चलने। परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की चर्चा कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के वह ऊर्जा स्रोत है जो प्रकृति के निरंतर प्राप्त होते हैं, अक्षय होते हैं तथा पर्यावरण के न्यूनतम क्षति पहुंचाते हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सीमित होने के कारण आज इन ऊर्जा संसाधनों के महत्व तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों निम्नलिखित हैं। पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर पैनल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत जैसी उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ये स्वच्छ, अक्षय और प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा, हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन चक्रियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ियों, दर्रों और खुले मैदानों में इसकी विशेष उपयोगिता है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। तीसरा, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। कृषि अवशिष्ट, गोबर, लकड़ी, फसली अवशेष और जैविक कचरे से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा और खाद्य दोनों में उपलब्ध कराते हैं। यह ग्रामीण विकास में सहायक है। उसके बाद देखिए अगला दोस्तों कि जल विद्युत, लघु सूक्ष्म। छोटी नदियों और जलप्रपातों के उत्पन्न विद्युत गैर परंपरागत जल विद्युत में शामिल किया जाता है। इससे स्थानीय स्तर ऊर्जा आवश्यकता पूरी होती है और पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकलने वाली ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वालामुखी, गर्म जल स्रोत वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ज्वार भाटा एवं समुद्री ऊर्जा। समुद्र में ज्वार भाटा और तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह भविष्य के अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा संभावनाएं मानी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।